दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बात कर रहे थे। हमने एक क्लास इसके ऊपर अच्छे से कवर कर ली है। टोटली मैंने NCERT कवर किया है। आप अगर 10th की बुक उठा करके देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ वही मिल जाएगा उसके अंदर। कल हमने बात करी थी अम्ल क्षार होते क्या हैं, उसके बाद कुछ यौगिकों के हमने रासायनिक सूत्र लिखे थे, किस प्रकार से कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, सब कुछ के बारे में तमाम बातें हमने करी थी। जो चीज़ें अब रह गई है उसको यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद जब आपका सिलेबस हो जाएगा, देखिए रीट और CT दोनों के लिए है हेल्पफुल है। और अगर आपके अम्ल क्षार एवं लवण किसी और एग्जाम है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल हेल्पफुल है। आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर NCERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर आप लुसेंट पढ़ करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा दी है, कुछ चीज़ें जो है रह गई है, जैसे मान लीजिए वो इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद जब आगे हमें समय मिलेगा, जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम इसके MCQs क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक होता है अम्लराज, है ना, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अम्लराज का जो है अनुपात कितना होना चाहिए। तो देख एक होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनका अनुपात होता है 3:1। तो ये आपसे पूछा जाता है कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनका अनुपात आपसे पूछा जाता है कि ये बोलते हैं कि अम्लराज का जो है, अम्लराज में कितना अनुपात जो है HCl और HNO3 होता है, तो 3:1। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा अम्लराज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए एक था मैंने बताया था तुम्हें अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देखिए pH स्केल मैंने आपको बताई थी कि 0 से 14 तक होती है। इसके बीच में 7 जो है यहाँ पर उदासीन होता है ना। तो देखिए 0 से 7 के मध्य क्या होता है अम्ल, और 7 से 14 के मध्य क्षार। तो जो ना तो अम्ल है ना क्षार है वो कितने नंबर पे आएगा 7, और उसे हम क्या कहेंगे उदासीन। तो उदासीन जो है यहाँ पर हो सकता है आसुत जल। देखिए आसुत जल का मतलब होता है जो अगर बारिश का पानी अगर प्योर शुद्ध है, उसके अंदर कुछ भी अशुद्धियाँ नहीं मिली हुई है, तो उसे हम कहेंगे प्योर यानी कि शुद्ध 100% शुद्ध जल, उसी को बोला जाता है आसुत जल। तो कभी कभार ये पूछा जाता है आसुत जल का pH कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा उदासीन होता है, 7 होता है इसका pH। ठीक है, अब होती है अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा कब होती। तो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर अगर pH का मान 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से, देखिए या अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कहीं कहीं 5.6 यहाँ आएगा। तो इससे अगर कम हो जाए यानी इधर चला जाए, अगर बारिश के पानी का अगर pH हम देखें अगर 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी बारिश को हम क्या कहेंगे अम्लीय वर्षा। क्लियर है, तो ये थोड़ा आप मान भी इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया अम्लराज, और यहाँ पर अम्लीय वर्षा किस प्रकार से। pH मैंने बहुत आपको डिटेल से बता रखा है। pH जो है ये जो है pH देखिए किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर, कि कौन सा विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उस पर निर्भर करता है। सांद्रता का मतलब आप यूँ देख लीजिए कि कितना गाढ़ापन है, कितनी इनकी क्वांटिटी है, कितनी संख्या है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखिए कुछ इनकी संरचनाएं हैं, जैसे ब्रास्टेड लोरी का सिद्धांत हो गया, आरेनियस का सिद्धांत हो गया, या इसके बाद आता है लुईस की क्या संरचना रही है अम्ल और क्षार को लेकर के। तो बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, तो हम उसको कवर करते हैं। ये देखिए मैं प्योर आपको NCERT से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। मैं जानता हूँ कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आरेनियस सिद्धांत। देखिए आरेनियस जो है, आरेनियस भाई साहब बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई पदार्थ जिसे जल में घोल दे और H+ आयन दे दे, H+ आयन, तो वो क्या कहलाता है अम्ल कहलाता है। और जो OH- आयन देता है वो क्या कहलाता है क्षार। ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि जल में घोलने पर अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार क्या देते हैं जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। ये किसने बताया, आरेनियस ऐसा बोलता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम ब्रास्टेड लोरी सिद्धांत पर। देखिए ब्रास्टेड लोरी सिद्धांत बोलता है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन देखिए अगर ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अगर प्रोटॉन देता है तो ये क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा क्षार कहलाएगा। ये कौन बोलते हैं ब्रास्टेड लोरी। इसके बाद आते हैं लुईस। अब लुईस क्या बोलता है, लुईस बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी अगर कोई ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है अम्ल कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्या करे ग्रहण करे अम्ल, और एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो किसी और को दे दे वो क्या कहलाएगा क्षार।
ये सिंपल सा है जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद अब आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने आपको कल बहुत सारी चीज़ें लिखाई थी, मैं यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं नहीं लिखाऊंगा। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसके बाद हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके बाद हमने पढ़ा था सर इसके अंदर और क्या था, कास्टिक सोडा NaOH, दावन सोडा Na2CO3 10H2O, इसके बाद जिप्सम पढ़ा हमने, जिप्सम का क्या था CaSO4 2H2O, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, उसका क्या था CaSO4 half H2O। अब देखिए बनते कैसे हैं, तो बनने का प्रोसेस आपको नहीं जानना है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले अगर मान लो रीट या CET के अंदर कि कैसे क्या बनता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो इसका मतलब बुझा हुआ चूना। देखिए मैंने कल बताया था आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर अगर क्लोरीन प्रोवाइड कराते हैं हम तो हमें ये प्राप्त होता है। क्लियर है, जब क्लोरीन प्रोवाइड कराई जाती है ना, मैं इधर बना रहा हूँ, ये दोनों जब मिला देते हैं क्लोरीन गैस इसमें प्रोवाइड कराई जाती है तो हमें कास्टिक सोडा ये प्राप्त होता है। ठीक है, सॉरी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। कास्टिक सोडा तो हमारा ये वाला है। अब देखिए ये कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब आप नमक के जलीय विलयन में, देखिए नमक के जलीय विलयन में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित करवाते हैं तो आपको NaHCO3 ये मिलेगा, बेकिंग सोडा मिलेगा। अब ये NaOH कास्टिक सोडा कैसे बनता है, जब सोडियम के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कास्टिक सोडा। इसी प्रकार से दावन सोडा जो है, अगर सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर 10 अणु हम जल के ले मिला दें तो देखिए ये बन जाता है, देखिए सोडियम कार्बोनेट 10 अणु जो है H2 यहाँ पर है ना, 10 अणु जो हम जल के मिला रहे हैं तो हमारा ये कास्टिक सोडा बन गया। क्लियर है, इसी के साथ अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ये हमें पता है सर जिप्सम है, जिप्सम को अगर मैं 373 केल्विन पर अगर मैं गर्म करूं तो ये किस में बदल जाता है, ये POP के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला, 100% आपके इसी से रिलेटेड आने वाला, तो आप चाहे तो इन्हें याद भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक अभिक्रिया मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसी स्थिति में। आपको पता है कि आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। अब एक एक चीज़ को लेकर के इतना सीरियस होकर के चलेंगे तो ये टॉपिक कम से कम मान के चलिएगा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ बच्चों को तो 3-4 घंटे का टॉपिक है, और 3-4 घंटे हम यहाँ पर जो है नहीं दे सकते इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हमारा ये सब कुछ हो गया है। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और है आपके, जैसे धातु ऑक्साइड। देखिए धातु ऑक्साइड क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जहाँ धातु और पीछे ऑक्सीजन जुड़ जाए धातु ऑक्साइड, जैसे सोडियम धातु है इसके पीछे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं, अम्ल से, ठीक है ना, तो लवण और जल प्राप्त। अब अम्ल कोई सा भी ले लो आप, HCl ले लो, HCl अम्ल है, तो इसका मतलब एक तो लवण NaCl बन जाएगा, और एक और हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, जल प्राप्त होता है, ये जल। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक होता है दोस्तों धातु कार्बोनेट, और एक होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया अम्ल से करानी है हमें। तो धातु, आप धातु देखिए सोडियम ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का होता है, देखिए मैंने कल बताया था, परसों मैंने एक आपको रासायनिक सूत्र बनाना बताया था, उसमें बताया था CO3 होता है। इसी प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु सोडियम हो सकती है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ये हो गया। इसी प्रकार से अब इसकी अभिक्रिया आप HCl से करवा दीजिए, यानी अम्ल से करवानी है दोनों की अभिक्रिया। देखिए धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी अभिक्रिया देखिए हमने अम्ल से करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो लवण बनता है, लवण बन जाएगा आपका NaCl, इसमें भी NaCl, ठीक है ना, इसमें बन जाएगा आपका NaCl। इसके बाद आपके क्या बनेगा, एक बनेगा जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस प्रकार से। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि NCERT में प्योर ये की ही चीज़ें दे रखी है। अगर आप इनमें एक बार अगर मेरे जैसे वो वीडियो है कम से कम 17-18 मिनट का है, ये कम से कम होने वाला है 10-15 मिनट का, ये भी होने वाला है। तो अगर ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा, जो भी है यहीं से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है।
इसके बाद देखिए, अगर कोई MCQ क्वेश्चन इसमें बचते हैं तो वो मैं आपके अगले, जब भी हमें समय मिलेगा, जब वो हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो बहुत जल्द मैं आपके सामने MCQ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।